नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। राजनीति में इतना तो साफ है कि यहां सारा खेल मौका परस्ती का है। मुद्दा चाहे जो हो, राजनीतिक के रिश्तों का बनना और बिगड़ना इस बात पर ही तय होता है कि मौका क्या कहता है और उस पर सियासी दस्तूर क्या कहता है। अब इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला को ही ले लीजिए। इन दिनों वो अपने भतीजे और सूबे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अपने चाचा रंजीत सिंह को नसीहत देने में लगे हुए हैं। उन्हें चौधरी देवीलाल परिवार से होने की दुहाई भी दे रहे हैं ताकि कम से कम किसानों के नाम पर ही सही वो सरकार से अपना नाता तोड़ लें। कृषि बिलों को लेकर जितना हंगामा हरियाणा और पंजाब में देखा गया, उतना किसी और प्रदेश में देखने सड़कों पर उतरे तो उसे कांग्रेस ने जमकर उछालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुद्दा किसानों से जुड़ा था, लिहाजा इसमें इंडियन नेशनल लोकदल ने भी गोता लगाया। वो भी कांग्रेस की ही तरह राग अलापते दिखे, जिसका अब कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिन बिलों का वो विरोध कर रहे हैं उसके कानून बन जाने में अब महज औपचारिकता ही बाकी है। केंद्र के कृषि बिल जिनका कानून में परिवर्तित हो जाने में अब सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने जितना फासला बचा है, उन बिलों को लेकर विपक्ष की छटपटाहट केंद्र से लेकर हरियाणा प्रदेश तक में देखी जा रही है। केंद्र में जहां विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उनसे बिलों पर साइन न करने की मांग रखी, तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस के बाद अब इनेलो के नेता भी पुरजोर ढंग से इन बिलों के विरोध में बयानी गोले दागने लगे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और अशोक अरोड़ा ने इन बिलों को किसानों के साथ एक भद्दा मजाक बताया, तो वहीं अब इनेलो नेता अभय चौटाला भी इस भंवर में कमर कसकर कूद पड़े हैं। अभय चौटाला ने इन बिलों का विरोध करते हुए सरकार के साझेदार भतीजे के साथ साथ अपने चचा जान रणजीत सिंह को भी सरकार से नाता तोड़ने और पदों से इस्तीफा देने की नसीहत दे डाली। हालांकि उनकी इस नसीहत पर अब तक दोनों ओर से चुप्पी बरकरार है। मैं तो चौधरी रणजीत सिंह से टेलीफोन पे भी बात करूंगा। तीसरा किसान के मसीहा के रूप में नाम आता है तो चौधरी देवीलाल का आता है। चौथा नाम आज अगर किसान के साथ सबसे बड़ा जुड़ा हुआ है तो सरदार प्रकाश सिंह बादल का है। उन्होंने जहां इस्तीफा देने का काम किया है, वहीं इन दोनों को भी इस्तीफा दे करके किसान की इस लड़ाई के अंदर सारी अपनी जो स्वार्थ कापन है उसको छोड़ना चाहिए और छोड़ करके किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। अभय चौटाला ने किसानों के हित चिंतक रहे चौधरी देवीलाल की दुहाई देते हुए भले ही अपने भतीजे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और चाचा रणजीत सिंह से सरकार से नाता तोड़ लेने की अपील की, लेकिन इनकी इस अपील का कोई खास असर होता दिखा नहीं। उल्टे कुछ जिलों में जेजेपी के नेता और कार्यकर्ता कृषि बिलों के फायदों का प्रचार करते देखे गए। खैर, अभय चौटाला यही नहीं थमे, क्योंकि इसके बाद उन्होंने प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, दीपेंद्र हुड्डा जैसे कांग्रेसी नेता जो कृषि बिलों में शामिल बातों के समान पॉइंट्स पर दलीलें देते देखे गए थे, अब वही बीजेपी के कृषि बिलों का विरोध किस मुंह से कर रहे हैं। 2013 के अंदर यही सारे के सारी जो आज आपका ये जो आए तीनों अध्यादेश जो है ये वो भी लेके आए थे 2013 में। उस वक्त सुषमा स्वराज जो वो विपक्ष की नेता थी। उसमें इनका अपना बेटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो दीपेंद्र है वो सांसद था और वो खुद उसके अंदर उस डिबेट में लोकसभा में हिस्सा ले रहे हैं और वो भी बारी बारी बिचौलिए की बात करता है। वो भी बारी बारी इस अध्यादेश को लागू कराने के लिए सरकार के साथ खड़ा है। ये लोग कांग्रेस जो अध्यादेश 2013 में लेकर के आ रही थी, आज बीजेपी लेकर के आई। 2013 के अंदर ये इसलिए कानून नहीं बन सका, इसलिए बिल नहीं पास हो सका कि वो जो कांग्रेस की सरकार थी उसके अंदर बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो किसान के हिमायती थे। गौरतलब है कि कृषि अध्यादेशों के जिन बातों पर इतना हंगामा होता देखा गया, बीजेपी नेताओं ने उसी के समान बातों का जिक्र
कांग्रेस के 2019 के घोषणा पत्र में होने का दावा किया था। बीजेपी नेताओं का यह दावा भी था कि कांग्रेस खुद किसानों के लिए जिन बातों के समर्थन में थी उसे वो बीजेपी शासन में पूरा होते देख बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। और इस वक्त पॉलिटिकल पंचायत में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिलवाते हैं, उसके बाद पंचायत की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ रमनीक मान जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रमनीक मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालमुकुंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से आप जुड़े हैं। और सुखवंत जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुखवंत जी आपका भी। आज शुरुआत में विपक्षियों से करना चाहूंगा। अभय चौटाला की तमाम जो बातें आज आई हैं सामने, बालमुकुंद शर्मा जी, अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 2013 में जो विधेयक लेकर के आना चाहती थी वही बीजेपी आज लेकर के आई है, और यही दीपेंद्र हुड्डा उसकी पैरोकारी करते थे, यही भूपेंद्र हुड्डा इसके पक्ष में बोला करते थे, और आज यही कांग्रेस इसके अपोजिशन में है, इसके खिलाफ बोल रही है। ये बीजेपी का आरोप नहीं है, ये इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभय चौटाला बोल रहे हैं। देखिए, राजनीति की भी अपनी कुछ मर्यादाएं होती है, और मैं जहां तक समझता हूँ अभय सिंह जी किसानों की लड़ाई लड़ने के बजाय व्यक्तिगत एक लड़ाई पर आ रहे हैं। इनको सपने में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई देते हैं। राजनीति का ये आयाम नहीं होना चाहिए। राजनीति किसानों का नुकसान कितना हो रहा है और किसानों की भलाई किस बात में लेकर के, इसमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है ही नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा या रणदीप सिंह सुरजेवाला या किसी का नाम लेकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं। आज रमनीक किसान बैठे हैं, वो मेरे दोस्त हैं, व्यक्तिगत का है, खुद भी किसान है। व्यक्तिगत तो है नहीं बालमुकुंद जी, वो तो सीधे तो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कोई कांग्रेस से तो अलहदा है नहीं। मैं ये कहता हूँ वो कांग्रेस की बात करें, मुझे खुशी होगी और मैं जवाब भी दूंगा। मैं अभी इसी बात पर आता हूँ। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। मैं कहता हूँ, मैं टीवी डिबेट के माध्यम से और आपके माध्यम से, आप मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मैं स्वागत करूंगा इसका। ये केवल एमएसपी पर रख दे कि एमएसपी मंडियों के अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। एक लाइन जोड़ दे कानून में, ये 3 अध्यादेश लेकर आए, एक चौथा अध्यादेश और लिया है जो एमएसपी है। हमारी एक सिंगल लाइन की एक मांग है जिसमें 15 या 20 बालमुकुंद जी, आप तो काउंटर अटैक पर आ गए, जो है वो लागू रहेगा। आप तो काउंटर अटैक पर आ गए बालमुकुंद जी, क्योंकि सवाल तो ये था कि 2013 में आपका मैनिफेस्टो यही कहता था। अभय चौटाला जिसका जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब इसका जिक्र कर चुके हैं, केंद्रीय नेता इसका जिक्र कर चुके हैं कि आपकी उस समय जो यूपीए की सरकार थी और घटक दल जो थे वो इसके खिलाफ थे, इस वजह से आप इसको लेकर के नहीं आ पाए। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ बयानी है, गलत बयानी है। मैं ये कहता हूँ, ये जो एमएसपी का हम आज जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अभय चौटाला झूठ बोल रहे हैं। सुखवंत सिंह जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अभय चौटाला को तो पता ही कुछ नहीं। अभय चौटाला तो सुखवंत जी, ठीक है, सुखवंत जी बोलिए। अभय चौटाला झूठ बोल रहे हैं। साकेत जी, धन्यवाद, आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया। और बालमुकुंद शर्मा जी अगर बीच में इंटरप्ट ना करें तो मैं तथ्यों के आधार से अपनी बात रखूं कि अभय सिंह ने किस प्रकार से सच्ची बात कही जी। 2013 के जिस कानून का उन्होंने जिक्र किया जो कांग्रेस लेकर के आना चाहती थी उसी को बीजेपी लेकर के आई है, ये सर्वविदित है, पूरा देश इस बात को जानता है। मैं एक और एक्ट के माध्यम से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा किस प्रकार से बीजेपी के कदमों में कदम मिला रहे हैं। आवाज नहीं आ रही। मैं आपको मार्च 2018 में लिए चलता हूं, जब इस देश की संसद ने ये अब जो 3 अध्यादेश आए हैं जो अब कानून बन चुके हैं, इनके पहला स्टेप उन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो मार्च में इस देश की संसद ने पास किया और अगस्त 2018 में माननीय राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन की। और वो इस देश के किसानों को जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है उसके कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में था, उसके संबंध में था। उसका विरोध ना कांग्रेस ने किया ना दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया। ये अभय सिंह चौटाला जी ने जो आरोप लगाए हैं उसको कोरोबोरेट करता है। और साकेत जी, दूसरी बात एक और है कि अगर कांग्रेस सच्चे दिल से किसानों के साथ होती तो आज किसानों की हालत नहीं होनी थी। और क्योंकि यूनियन में केंद्र में इनकी सरकार सबसे ज्यादा समय तक रही है और केंद्र जो कानून बनाती है वो स्टेट की कानूनों पर भारी पड़ते हैं और एग्रीकल्चर कंकरेंट लिस्ट में है, दोनों स्टेटें उस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो ये तो कांग्रेस की कारगुजारी है कि आज किस प्रकार से किसानों की हालत है। मैं तो ये भी कहता हूं, अभय सिंह ने जो बात कही है उससे आगे बढ़ के मैं साकेत जी एक बात और कहता हूं
कि दीपेंद्र हुड्डा अपनी कोरोना की जो बीमारी की जो उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट है ना, उसको इस देश के प्रदेश के सामने रखें। यह भी हो सकता है कि वो इस कानून के ऊपर बचने के लिए उन्होंने कोरोना की बीमारी का बहाना किया हो, क्योंकि उन्होंने पहले भी किसी प्रकार से भी किसानों को मारने वाले जो कानून आए हैं उनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुई है, किसी प्रकार से कोई रिएक्शन, कोई विरोध उन्होंने देश की संसद में जाकर के नहीं किया है। और ये बिल्कुल 100% जो आज अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है उसको कोलैबोरेट करता है। और बाल मुकुंद शर्मा जी मेरे को स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के ऊपर बताएं कि उसका उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। ठीक है, जब दो वक्त दुष्यंत चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा जो अपने आप को किसानों का मसीहा बताते हैं उस वक्त संसद में थे, तो वो कानून कैसे पास हुआ? ठीक है सुकुन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रमनीक मान जी के पास चलते। रमनीक मान साहब, जी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बस बाकी हैं, उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, लेकिन अभी भी किसान सड़कों पर है, विपक्ष राष्ट्रपति से मिलकर एक ज्ञापन सौंपने वाला है, अभी भी नाराजगी है, अभी भी कॉन्फिडेंस में ले नहीं पाए हैं उन लोगों को। वजह क्या है रमनीक मान जी? साकेत भाई धन्यवाद, आपने ये इतना महत्वपूर्ण और इसे समय पे उठाया है, आपने अपने चैनल पे आवश्यकता थी, स्पष्टीकरण देना मेरा दायित्व बनता है। मैं कुछ बातों को क्लियर करना चाहता हूँ जी। देखिए, सबसे पहली बात तो साकेत भाई, किसानों को बरगलाने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया और उसके अंदर योगदान इंडियन नेशनल लोकदल का भी कम नहीं रहा। भ्रमित करने का प्रयास, सबसे पहले उन्होंने कहा कि साहब मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडियों का जो एपीएमसी का सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, एमएसपी की गारंटी खत्म हो जाएगी। तो जब ये इनको समझ में आना शुरू हुआ धीरे धीरे साकेत भाई के अब किसान इस बात को समझ चुके हैं और ये सच्चाई जो है किसानों से वाज़ेह हो चुकी है कि ये एमएसपी कहीं नहीं खत्म हो रही और जो एपीएमसी एक्ट है उसको हाथ लगाने का काम नहीं किया। सीएसीपी जो है, जो सेंट्रल एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, उसको भंग करने का काम नहीं किया। एक अंतर जो है, जो अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि ये वही कानून है 2013 वाला, उसके अंदर काफी अंतर है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला अंतर तो ये है कि ये एपीएमसी को सिरे से खत्म करने की बात कर रहे थे और वो सिरे से खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो अभी की मौजूदा व्यवस्था है वो बादस्तूर जारी रहेगी। नंबर एक बात, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था उन प्रगतिशील किसानों के लिए है, उन एफपीओज के लिए है जिनको अपनी फसल को डायरेक्ट मार्केटिंग करने की चेष्टा है, इच्छा है और वो अपना दाम निर्धारित करके अपने दाम पे अपनी फसल बेचना चाहते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, सुखविंदर जी ने ठीक कहा कि ये कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये अगर एक्ट बन के भी आता है तो हर एक प्रदेश सरकार के पास इख्तियार होगा कि इसके अंदर अपने रूल्स बनाए, रूल्स को एस्टैब्लिश करने का काम। ये तो अभी एक्ट बना है, रूल्स तो प्रदेश सरकार, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, यानी कि दिस बोथ आर सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जब रूल्स बनाए जाएंगे तो उस वक्त इनको चाहिए कि अपने हिसाब से रूल्स बना ले उसके अंदर। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपके माध्यम से पहुंचनी चाहिए साकेत भाई, ये है कि जितना भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, कहीं पे भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी किसान के खेत के या कल्याण के ऊपर खड़ा होता है तो उसका केवल एक अंत में किसान होगा। यदि मेरा और आपका एक एग्रीमेंट हो गया, उस एग्रीमेंट के तहत मैंने आपको फसल पैदा करके दे दी और वो एग्रीमेंट की अवधि खत्म होगी और उस दौरान अगर आप अपना इक्विपमेंट निकाल के नहीं लेके जाते हैं तो वो इक्विपमेंट है, चाहे वो ड्रिप फार्मिंग का हो, चाहे वो पॉली हाउस हो या कोई और किसी अन्य प्रकार का फिक्सचर हो, वो किसान का माना जाएगा। और दूसरा, किसान की जमीन के ऊपर किसी का कोई इख्तियार किसी प्रकार से नहीं होगा। किसान की जमीन अगर फर्ज कर लीजिए पैदावार कम होती है तो किसान से ये कहा नहीं जा सकता कि तुम बंधुआ मजदूरी करो मेरे लिए, बंधुआ किसानी करो मेरे लिए, और केवल जो लागत है उस लागत की भरपाई करने का काम किसान से किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो कंपनी है, कंपनी के ऊपर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, किसान के ऊपर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं। रमनीक मान साहब, जिन्होंने ये एक्ट पढ़े हो वो इस बात को वाज़ेह तौर पर समझ जाएंगे कि ये पूरे के पूरे जो अध्यादेश एक्ट है किसान के हक के हैं, किसान के लेवल के हैं। जी साकेत, मेरे साथ जब से हम किसानों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, कई दफा किसान नेता जुड़े और अच्छी पकड़ रखने वाले लोग जुड़े, वो ये कहते हैं कि जो एमएसपी सरकार तय करती है 100% किसान नहीं उसमें अपने अनाज को बेच पाते हैं। महज 6% हिंदुस्तान में किसान ऐसे हैं जो एमएसपी पर अपनी फसल को बेच पाते हैं, अपने अनाज को बेच पाते हैं। तो ऐसे में ये तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि जो एमएसपी तय हो रही है
उस एमएसपी के हिसाब से एटलीस्ट उतना तो मिले किसानों को। जी रमनीक मान जी, उसके बाद सुखविंदर जी आ रहा हूं तुरंत आपके पास। अच्छा सवाल है जी। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो 2 फसलों की यानी कि जो 2 सीजन की रबी और खरीफ की जो खरीद होती है उसके अंदर जितनी सेंट्रल एजेंसीज के माध्यम से खरीद की जाती है, एफसीआई के माध्यम से पीडीएस के लिए या अन्य एजेंसी जो भंडारण का काम करती है उनके द्वारा जो खरीद की जाती है उसके लिए एमएसपी निर्धारित होता है और उसके लिए समय सीमा निर्धारित होती है। जैसे अब धान की जो खरीद है वो 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में धान की खरीद की जाएगी। तो मेरा केवल इतना कहना है कि जो खरीद के समय जब एमएसपी का जब सपोर्ट प्राइस होता है उस वक्त तो धान का रेट कुछ और होता है, परंतु जैसे ही खरीद बंद होती है तो धान का रेट कम होना शुरू हो जाता है। अब मेरा कहने का भाव केवल इतना है कि मंडी के अंदर यदि किसी कंपनी को 1500 रुपया, जैसे अब 2000 रुपए का अगर कोई धान है तो अगर उसको मंडी में 1500 का मिलता है तो वो आपके खेत में खलिहान में बचा हुआ जो धान है वो आपको गारंटीड प्राइस पे 2000 रुपए पे या 1988 रुपए से आपसे क्यों खरीद के लेके जाएगा, वो तो मंडी से खरीदेगा 1500 रुपए में। तो उसका एक जो जिसे कहते हैं ना इल इफेक्ट है कि आपके पास जो बचा हुआ आपका धान है वो बिकेगा ही नहीं। तो आपके पास ये केवल एक वैकल्पिक व्यवस्था है। आज से पहले भी देखिए जब 47 से लेकर आज तक सबसे पहले जो ये जितना एमएसपी का सिस्टम जो सरकारी खरीद का सिस्टम हुआ शुरू साकेत भाई, वो पहले फौज के लिए खरीदना शुरू किया, उसके बाद गरीब के लिए खरीदना शुरू किया। तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर गरीब के लिए जो राशन के लिए जो सरकार खरीदती है वो कभी खत्म नहीं होगा, कोई उसको खत्म नहीं कर सकता, किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि उसको खत्म कर दे। पीडीएस सिस्टम के लिए जो परचेज होती है एमएसपी के ऊपर, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो किसान को गारंटीड प्राइस सरकार देती है 30 दिन की खरीद होती है, जो समय सीमा निर्धारित होती है, बढ़ती भी है। और उसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको साकेत भाई और बताता हूं कि जो एग्रीमेंट होगा वो ई रजिस्टर होगा। ई रजिस्टर एग्रीमेंट के अंदर किसान अगर ये लिख दे कि सरकार के द्वारा यदि कोई बोनस दिया जाता है या प्रीमियम दिया जाता है तो उसका भी मैं हकदार हूंगा, तो वो भी कंपनी को उसको पे करना पड़ेगा। सुखवंत जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। सुखवंत जी। साकेत भाई, रमणीक मान जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और मैं ये समझता हूँ बीजेपी में अपनी बात को बहुत अच्छे रखने वाले प्रवक्ता हैं। लेकिन वो एक बात उन्होंने मिसलीड की है और वो ये की है कि कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो यूनियन जो लॉ बनाती है स्टेट उसको ओवरलैप नहीं कर सकता, उसको नहीं बदल सकता। रूल बनते हैं जी। सुखवंत जी मेरा आपसे निवेदन है मेरे भाई, आप कानून के ज्ञाता हैं, आप कानून के ज्ञाता हैं सुखवंत भाई। रमणीक मान जी मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद आप बताना प्लीज। कोई भी रूल जो है एक्ट से ऊपर नहीं हो सकता, उसको वायलेट नहीं कर सकता। अब जो 3 कानून बनाए हैं कोई भी रूल इनको वायलेट नहीं कर सकता और कोई भी एक्ट संविधान को वायलेट नहीं कर सकता, उसके कॉन्ट्रावेंशन में नहीं हो सकता। और यूनियन की सरकार ने जो बना दिए उसने क्या बनाया है साकेत जी, उसने ये बनाया है कि किसान के उत्पाद की खरीद और बेच कोई कहीं भी कर सकता है जी। और इसमें किसान पहले भी आजाद था, वो अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकता था। लेकिन मंडियां इसलिए बनाई गई थी कि उनका जो विपणन करता था, जो वाणिज्यिक काम करता था, जो कमर्शलाइजेशन था, वो उसको मंडी से खरीदना पड़ता था। उससे पहले भी अगर कोई ग्राहक अपनी जरूरियात की चीज किसान से उसके खेत में खरीदना चाहे या कहीं भी खरीदना चाहे तो वो पहले कानून में भी आजाद था। तो पहली बात तो ये गलत कह रहे हैं कि हमने किसान को आजाद किया, इन्होंने आजाद किया है, व्यापार करने वालों को आजाद किया है। दूसरी बात मंडी की जो ये कह रहे हैं, अब जब कोई भी किसी भी चीज को कहीं भी खरीद और बेच सकता है तो मंडी की क्या वैल्यू रह जाएगी। नंबर तीसरी बात एमएसपी की। अब ये एमएसपी की कह रहे हैं, अब एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट की कह रहे हैं कि किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू होगी। अब एक कंपनी ने किसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपके उत्पाद को इस रेट पे खरीदेंगे, फिर एमएसपी का क्या औचित्य रह जाएगा। तीसरी बात कॉन्ट्रैक्ट पे आइए आप, जैसे अभी मैंने कहा कि स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट पहला स्टेप था जिसमें इन्होंने कोर्ट में यह कर दिया कि पहले कोई एग्रीमेंट करेगा तो वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता था कि उसको एग्जीक्यूट करे या ना एग्जीक्यूट करे। और उस अमेंडमेंट एक्ट के बहाने इन्होंने ये कर दिया कि अब कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो 100% एग्जीक्यूटेबल होगा। और इन तीनों कानूनों में इन्होंने क्या गलत काम किया है, वो ये किया है कि किसान जुडिशियल प्रोसेस में नहीं जा सकेगा, कोर्ट में नहीं जा सकेगा। एसडीएम उसकी अपीलेट डीसी ये बढ़ाई इन्होंने। ये सारा का सारा इसलिए कि कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट को उनका फेवर किया जाए। ठीक है तीसरी बात जी मैंने सुना। ठीक है
ठीक है सुखवन जी एक सेकंड उठ गई। मान साहब एक बार मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार जरा बालमुकुंद जी का भी पॉइंट ले लेता हूं, फिर दोनों के जवाब दे दीजिएगा। बालमुकुंद जी बोलिए। देखिए, जो कृषि व्यवस्था है हमारे देश की 70% आबादी सीधे रूप परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है। तो ये विषय ऐसा है ही नहीं कि इस पे इस तरीके से केंद्र सरकार को अध्यादेश लेके आना पड़ेगा। कांग्रेस ने, क्योंकि हमारे दोनों साथियों ने जिक्र किया कि काफी सबसे लंबे समय तक शासन किया है, तो हमने इस तरह की व्यवस्था का ढांचा खड़ा किया खेती और कृषि के बारे में। हम हरित क्रांति लेके आए, हम सफेद क्रांति लेके आए, और किसानों को जब जब जिन जिन चीजों की जरूरत है उनकी मांग के अनुसार हमने पूरा ढांचा खड़ा किया। मार्केट समितियां जो बनी हुई हैं पूरे देश में, अब उनको तहस नहस करने की साजिश है। मार्केट कमेटी, जो मार्केट समितियां हैं, उनके अंदर तो एमएसपी लागू रहेगा, ये सरकार की बयानी है, और बाहर एमएसपी नहीं होगा। तो इसमें तो सरासर जो लोग व्यापारी आएंगे, बिचौली आएंगे, जो बड़े उद्योगपति घराने आएंगे, वो सारा माल खरीद करके उसके बाद आवश्यक अधिनियम जो कानून बनाया गया है जिसमें वो स्टॉक कर सकते हैं, उसमें भी उनको छूट दे देगी। किसान के पास बचा ही क्या है? ये डिबेट का मतलब ही नहीं रह जाता अगर ये कानून यूं का यूं लागू हो जाता है और एमएसपी की गारंटी नहीं देती भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो इसका तो कोई मायने नहीं रह जाते। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। आधे एकड़ का भी किसान है, जवाब ले लेते हैं आपका भी और सुखवन जी का भी। रमनिकमान जी से पहली मैं बालमुकुंद जी की बात का जवाब देता हूँ और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इन्होंने कहा किसान के पास बचता क्या? अरे भाई, किसान के पास तो अपने बीज के लिए और अपने खाने के लिए अनाज रखने के अलावा तो उसने बेचने के लिए पैदा किया है ना भाई मेरे। मैं भी किसान हूँ, हम कौन सा अपनी सारी फसल अपने घर में रख लेते हैं? हम भी तो बेचते ही हैं। आपका ये कहना कि एमएसपी की गारंटी नहीं है, आपका ये कहना गलत है। सबसे पहली बात तो ये बालमुकुंद जी कि एमएसपी यूं का यूं 10 का 10 रहेगा। दूसरा, आपने कहा मंडी खत्म हो जाएगी। देखिए, आप फिर भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, एपीएमसी एक्ट को हाथ लगाने का काम नहीं किया, सीएसीपी कमीशन को हाथ लगाने का काम नहीं किया। ये सब बादस्तूर जारी रहेंगे, 10 के 10 रहेंगे। एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिसके अंदर आपने कहा अरे किसान अपना, देखिए एमएसपी अब घोषित हो गई है ना आने वाले समय के लिए। अब कनक की एमएसपी घोषित हो गई है, 1975 रुपए घोषित हो गई है। अगर मैं किसान हूं, मैं किसी से एग्रीमेंट करूंगा, मेरी जमीन में बोई करवाएगा, तो मैं 1975 से तो ऊपर की बात करूंगा और उसमें लिखवाऊंगा यदि बोनस का प्रीमियम मिलेगा तो वो भी आप देने के लिए जिम्मेवार होंगे। लाहेबंद मूल्य तो हमारे को मिलेगा ना जी। और कोई भी किसान इतना देखे, जैसे आप है ना बालमुकुंद जी, मेरे को पता नहीं कांग्रेस वाले जो ट्रैक्टरों पर झंडे लगा के अपने अपने ट्रैक्टर फुकवा रहे हैं उनकी क्या सोच है क्या नहीं है, परंतु एक बात मैं वाज़ेह तौर पर बता दूं, किसान समझदार है, किसान सजग है और जागरूक है। उसको पता है कि एमएसपी क्या है और मैंने किस भाव पे अपनी कणक बेचनी है। अगर मैं 306 बेचता हूँ, मैं 306 को या मैं सरपंच को क्यों जाकर 1975 में बेचूंगा जब मेरी 3200 की बिकती है। कोई कंपनी अगर मेरे से 3200 की खरीदती होगी तो मैं 306 अपनी उसको बेचूंगा या अपनी सरपति उसको बेचूंगा। आपका ये प्रश्न मेरे हिसाब से सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। आप सेल्फ गोल ना कीजिए। आपने पहले जिस कानून को लाने का प्रयास किया उससे बेहतर कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। आपकी समस्या ये है। अच्छा, अब सुखवन जी की बात आ गई। सुखवन जी ने कहा कि मैंने मिसलीड किया। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताता हूं और ये आने वाला समय इस बात को जाहिर भी कर देगा कि स्टेट अपने रूल्स खुद इस्टेब्लिश करती है, इसके अंदर कोई डाउट ना रखिएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कहीं पे भी बेचने की क्या पहले अनुमति नहीं थी, तो मैं आपको एक अंश जो है पहले पढ़ के बताता हूं। Once a particular area is declared as a market area and falls under the jurisdiction of a market committee, no person or agency is allowed to freely carry out on wholesale marketing activities. APMC Act provides for that. First sale is notified in the notified agricultural community produces in the region such as cereals, pulses, edible oils, fruit, vegetable and even chicken, goat, sheep, sugar, fish. ये सारी चीजें पहले के एपीएमसी एक्ट के अंदर थी कि आप अपनी फसल को सबसे पहले ले जाके जो डिक्लेयर्ड मंडी एरिया उसके अंदर बेचेंगे। आप कहीं पे भी होलसेल का काम नहीं कर सकते। एपीएमसी एक्ट के अंदर ये था, इसलिए उसके अंदर ये संशोधन लेके आए हैं कि एक वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध है किसानों के लिए। और उसके अलावा तीसरी और महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा एमएसपी का औचित्य क्या रह जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि मेरी फसल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत एमएसपी से ऊपर बिकती है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है, भूपेंद्र हुड्डा के पेट में दर्द क्यों होता है और किसी के पेट में दर्द क्यों होता है? अगर किसान को लाहेबंद मूल्य मिलता है, अपनी मर्जी का भाव मिलता है, तो पेट में दर्द नहीं होना। ठीक है, सुखवन जी का काउंटर लेते हैं। सुखवन जी का काउंटर, सुखवन जी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण साकेत भाई, एक नहीं सुखवन जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और क्षमा एक बात आपकी बात में जोड़ना चाहता हूं क्योंकि फिर आपका एक प्रश्न जो है वो बिना उत्तर के रह जाएगा। कोर्ट की बात की आपने, एसडीएम जो फैसला लेगा उसके अंदर किसान के प्रतिनिधि भी होंगे, उसके अंदर जो व्यापारी है उसका प्रतिनिधि भी होगा और उसको उस चीज के ऊपर 30 दिन के अंदर अंदर निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है।
जो पहले की व्यवस्था थी वो क्रिमिनल सिविल कोर्ट में जाते थे, और हमारे में आम कहते हैं कि दीवानी मुकदमा आदमी को दीवाना कर देता है। दीवाने से मेरी मुराद है, उर्दू भाषा में दीवाना पागल को कहते हैं। तो हमारी ये मुराद नहीं है, हमारी ये मंशा नहीं है कि किसान को हम पागल बना दे, कोर्ट में जाए, चक्कर ठीक है, काटे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ले 30 लेते हैं दिन जरा के रिएक्शन अंदर ले अंदर लेते उसका हैं। निपटारा सुखवंत करना जी का है, रिएक्शन ले तो लेते हैं। जी सुखवंत जी बोलिए। मैं साकेत जी, जो अभी रमणीक जी ने कहा कि कोर्ट से उसको डिप्राइव कर दिया गया, किसान को उससे महरूम कर दिया गया जुडिशियल प्रोसेस से, उसको मैं इस प्रकार से नहीं, इंटरप्रेट वो करता अवेलेबल हूं है, कि ये जुडिशियल रिकोर्स अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल फर्स्ट है। रिकोर्स, रमणीक जी, आप पहला नहीं पढ़ रिकोर्स के आए एसडीएम के पास हैं, है, नहीं अवेलेबल है। पहला रिकोर्स मैं एसडीएम के पास है। आप एक बार, आप या तो बात रख लें फिर मेरे को रखने दें। आप बोलिए साहब, मैं सुन रहा हूँ। बिल्कुल, कहीं पर भी उसको जुडिशियल जो सिविल कोर्ट है उससे उसको डिप्राइव कर दिया गया है। पहले उसको एसडीएम, फिर वो अपीलेट उसकी वो है। और ये एग्जीक्यूटिव जो कोर्ट हैं, जो क्वासी जुडिशियल हैं, ये किस प्रकार से फंक्शन करती है और किस प्रकार से इन पर पॉलिटिकल दबाव रहता है वो सबको पता है, वो अलग चीज है। दूसरी बात, आपने जो कंटेंट पढ़ा इंग्लिश में, वो कंटेंट वही मैं कह रहा हूं कि मंडियां बनाई गई वाणिज्यिक प्रयोग के लिए। जिस व्यक्ति को किसान के उत्पाद की मार्केटिंग वाणिज्य के लिए करनी थी, व्यापार के लिए करनी थी, उनके लिए नोटिफाइड एरिया बढ़ाए गए थे। किसान अपनी भी चीज को कहीं भी बेच सकता था, अपने खेत में, अपने खलिहान में, सड़क पर, कहीं पर भी। और कोई भी ग्राहक अपनी जरूरियात के लिए, सिर्फ जरूरियात के लिए, मेरा एक शब्द पर ध्यान दें, जरूरियात के लिए, बिल्कुल वो कहीं भी खरीद सकता था। चलिए, उसकी कमर्शियलाइजेशन माफी चाहूंगा वक्त नहीं है, रोक रहा हूं आप तीनों को यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए। आज की पॉलिटिकल पंचायत में बस इतना ही। कल एक नए मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।